दोस्तों आज की वीडियो में दो कहानियां हैं, तो कृपया वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इन दोनों भौतिक कहानियों की ओर। दोस्तों उस रात मैं वैभव के साथ अनिवेनम लेकर निकला था हरदोई के एक अस्पताल के लिए, पर उस रात मौसम बहुत ही ख़राब था। आसमान में रह रहकर बादल गरज रहे थे और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और बाइक पर बैठे हम दोनों आपस में यही बात कर रहे थे कि बस ये मौसम अस्पताल पहुंचने तक ऐसा ही बना रहे। पर ऐसा होने वाला कहाँ था। अभी मेरे मुंह से यही निकला था कि वो हल्की ठंडी हवाएं एकदम से तेज होने लग गईं और फिर देखते ही देखते तूफान में बदल गई, जिसके चलते मुझे बाइक हाईवे के साइड में लगानी पड़ी। अभी मैंने बाइक साइड में रोकी थी कि तभी मोटे मोटे ओले बरसने लगे। बरसते ओलों से बचने के लिए जब मैंने आसपास में देखा तो कुछ दूर एक घर दिखा। उस घर के दिखते मैं वैभव के साथ उस घर की तरफ भागा, पर इससे पहले हम दोनों उस घर तक पहुंच पाते कि तभी उस घर का दरवाज़ा खुला और एक आदमी दिखा जो इशारे से हमें घर के अंदर बुला रहा था। और फिर जब हम दोनों उसके पास पहुंचे तो उस आदमी ने बड़े प्यार से बोला, चलो जल्दी भीतर आ जाओ। उस आदमी के ये कहते ही हम दोनों उस घर के भीतर गए। अभी हम दोनों घर के अंदर ही आए थे कि तभी उस आदमी ने किसी को आवाज़ देते हुए कहा, अरे गौरी, ज़रा इन बच्चों के लिए तौलिया और पीने के लिए चाय तो ले आना। ये कहने के बाद उस आदमी ने हमें वहाँ लगी कुर्सी पर बैठने को बोला। अभी मैं और वैभव कुर्सी पर ही बैठे थे कि तभी मेरी नज़र सामने पड़ी और मैं अंदर से कांप उठा। दरअसल सामने एक लड़की तौलिया लिए खड़ी थी, पर उसके माथे से इस कदर खून बह रहा था कि मानो उसका सर फटा हो। साथ ही जब मैंने उसके हाथों पर गौर किया तो उसकी सीधे हाथ की एक उंगली की हड्डी साफ साफ दिखाई दे रही थी। पर इतनी दर्दनाक हालत में होने के बावजूद उस लड़की के चेहरे पर दर्द का कोई भी भाव नहीं था। पर मेरी हवा टाइट हो गई थी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि यहाँ पर आने की जगह दो चार ओले की मारी झेल लेता तो अच्छा ही रहता। पता नहीं अब आगे क्या होगा। चूंकि मैं अंदर से काफ़ी डर गया था, तो ऐसे में जब उस लड़की ने मेरी ओर तौलिया बढ़ाया तो डर के मारे मैंने तौलिया लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाने के बजाय उस लड़की को घूरता रहा। और जब वैभव ने मुझे आवाज़ देते हुए कहा, अरे सुशील भाई तौलिया तो ले लो, और जैसे ही मैंने वो तौलिया पकड़ा तो वैसे ही वैभव बोला, सुशील भैया अस्पताल जल्दी पहुंचना होगा, नहीं तो वो मरीज़ नहीं बचेगा। वैभव के ये बोलते ही जब मैंने उसकी तरफ देखा तो मैंने पाया कि वो भी मेरी जितना ही डरा हुआ है और इसी डर की वजह से यहाँ से निकलने के लिए ये अस्पताल की बात कह रहा है। वैभव का इशारा समझते ही मैंने उस आदमी से कहा, अच्छा जी आपका धन्यवाद, अगर हम दोनों टाइम पर अस्पताल नहीं पहुँचे तो वो मरीज़ बचेगा नहीं, इसलिए हमें तुरंत ही निकलना होगा। मेरे ये कहते ही उस आदमी ने बोला, अरे ऐसी बात है तो आप लोग तुरंत ही निकल जाइए, इससे पहले देरी हो जाए। पर इस घर के निकलने से पहले इतना देख लें कि इस घर का कुछ भी चीज़ आपके पास ना हो, नहीं तो आपको ही बाद में परेशानी होगी। उस आदमी के ये बोलते ही वैभव बोला, क्या सर हम भला यहाँ से कुछ भी लेकर क्यों जाएंगे। इतना बोलकर वैभव कुर्सी से उठा और घर से बाहर निकल गया। और उसके निकलते ही मैं भी उस घर से बाहर निकल आया। घर से बाहर निकलने के बाद हम दोनों दौड़े अपनी बाइक की तरफ। वैसे तो अभी भी आसमान से ओले बरस ही रहे थे, पर अब हमें ओलों से नहीं बल्कि उन घर वालों से डर लग रहा था। खैर हम दोनों फटाफट बाइक पर बैठे और वहाँ से बड़ी तेज़ रफ्तार में निकल गए। उस वक्त हम दोनों इतना ज़्यादा डरे हुए थे कि हम दोनों ही घर से निकलने के बाद उन लोगों के बारे में बात तक नहीं की, क्योंकि हम दोनों का ही पूरा ध्यान वहाँ से जल्द निकलने पर था। और फिर जब हम दोनों वहाँ से काफ़ी दूर निकल आए तब जाके वैभव बोला, सुशील भाई ये कहाँ फंस गए थे हम। आपने देखा ना उस लड़की के माथे से खून रिस रहा था और इसके बावजूद भी वो बड़े आराम से तौलिए को लेकर खड़ी थी। कहीं उस आदमी ने उस लड़की को बाधक तो नहीं बना रखा है। आप बोलो तो पुलिस वालों को इसकी खबर दे दें। वैभव ने जब पुलिस की बात छेड़ी तो मुझे भी लगा कि यही सही रहेगा, और ये सोचकर हमने रुक किया हरदोई कोतवाली का, जो 5 किलोमीटर दूर था वहाँ से। अब तक मौसम का मिजाज भी नरम पड़ चुका था। और फिर जैसे अगले कुछ मिनटों में हम कोतवाली पहुँचे तो वहाँ हमें सिर्फ एक कांस्टेबल मिला जो नींद में डूबा हुआ था। साथ ही एक बूढ़ी औरत जो वहीं एक बेंच पर बैठी हुई अपने हाथ में एक तस्वीर लेकर उसे निहार रही थी।
खैर जब हमने उस कांस्टेबल को नींद से जगाने की हिमाकत की तो वो कांस्टेबल हम पर भड़कते हुए बोला, क्या है, क्यों आए हो यहाँ पर? जिस पर मैंने उस पुलिस वाले को बड़े प्यार से बोला, सर वहाँ एक लड़की को किसी आदमी ने बंधक बनाया हुआ है, उस लड़की के माथे से खून भी निकल रहा है। अभी मैं उस कांस्टेबल को पूरी बात ही बता रहा था कि इतने में ही वो बूढ़ी औरत जो बेंच पर बैठी किसी तस्वीर को निहार रही थी कि एकदम से वैभव पर झपट पड़ी और उसका कॉलर दबोचते बोली, यही वो है जिसने मेरी बेटी को गायब किया है, इसे पकड़ लो साहब। उस बुढ़िया की ये कहते वैभव तिलमिला उठा और उस बुढ़िया को दूर धकेलते बोला, तू पागल है क्या बुढ़िया, जो ये सब बकवास कर रही है, और मैं क्यों तेरी बेटी को गायब करूँगा? अभी वैभव बोल ही रहा था कि वो बुढ़िया बोली, अच्छा तो ये जो झुमका तेरी जेब से लटक रहा है ये तेरे पास कैसे आया? ये झुमका मेरी बेटी करुणा का है, ये देख इस फोटो में। फिर जब उस बुढ़िया ने हमें वो फोटो दिखाई तो मैं और वैभव दंग रह गए, क्योंकि झुमके और झुमके पहनी लड़की ये वही लड़की थी जो अभी हम दोनों को उस घर में मिली थी। और जब हम दोनों ने ये बात उस कांस्टेबल को बताई तो वो बोला, तुम दोनों पागल हो क्या? ये जो लड़की जिसे तुम अभी देखने का दावा कर रहे हो आज से 7 साल पहले गायब हुई है, और हमने 2 साल तक पूरी छानबीन भी की है पर वो अभी तक नहीं मिली। ये बुढ़िया अपनी बेटी के चक्कर में हम पुलिस वालों के लिए आफत बनी हुई है। अभी वो कांस्टेबल अपनी बात ही कर रहा था कि तभी मैंने कहा, पर हमारे पास झुमका भी तो है ना सर, जो उसी लड़की का है, तो एक बार आप उस घर पर चलकर देख लो तो हमारा भी भ्रम दूर हो जाएगा। दरअसल मैंने ये बात उस कांस्टेबल से जानबूझकर कही ताकि वो किसी तरह हमारे साथ उस घर की तलाशी लेने पहुंच जाए और किसी तरह उस मुसीबत में फंसी लड़की को मदद मिल जाए, चाहे वो लड़की इसी बुढ़िया की बेटी ही क्यों ना हो। फिर जब वो कांस्टेबल मेरी इस दलील पर सोचने लगा तो मुझे लगा कि अब काम बन जाएगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कुछ सोचने के बाद वो कांस्टेबल हमारे साथ वहां पर जाने को राजी हो गया, और फिर उस बुढ़िया को वहीं थाने में छोड़कर हम तीनों वापस से उस घर के दरवाजे पर पहुंचे। और फिर जैसे ही कांस्टेबल ने वो दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाजे के खटखटाते ही उसी आदमी ने दरवाज़ा खोला जिसने हमें घर के भीतर बुलाया था। हम पर नज़र पड़ते ही वो आदमी बोला, तुम अभी भी यहीं हो? उस मरीज का क्या हुआ जिसके लिए तुम दवा लेकर जा रहे थे? अभी वो आदमी हमसे सवाल ही कर रहा था कि तभी वो कांस्टेबल बोला, पहले ये बताओ इतनी रात गई ये मिट्टी क्यों खोद रहे हो? उस कांस्टेबल के ये कहते ही जब मैंने उस आदमी पर गौर किया तो मैंने पाया कि उसके पूरे कपड़े कीचड़ से सने हुए हैं। अभी मैं उस आदमी के कीचड़ से सने कपड़े देख रहा था कि तभी वैभव बोला, उस लड़की को बुलाओ जो तुम्हारे साथ थी। वैभव के ये कहते ही उस आदमी ने कहा, कौन सी लड़की, यहाँ तो मैं अकेला ही रहता हूँ बेटा। उस आदमी के ये कहते ही वैभव एक दफ़ा फिर से तिलमिला उठा और उस आदमी को पीछे धकेलते हुए उस घर में घुस गया और उस लड़की को आवाज़ लगाने लगा। वहीं मैं उस कांस्टेबल के साथ अभी भी दरवाजे पर ही खड़ा था। वैभव के घर के अंदर घुसते ही हम दोनों भी घुसे और अंदर उस लड़की की तलाश करने लगे, पर लाख तलाशने के बाद भी वो लड़की हमें कहीं नहीं मिली। और जब तलाशते तलाशते काफ़ी देर हो गई तो कांस्टेबल ने बोला, अपने दोस्त को बोलो चले यहाँ से। जब उस कांस्टेबल ने ये बोला कि अपने दोस्त को बुला लो तो मुझे ध्यान आया कि वैभव भी कहीं नहीं दिख रहा है। मैंने तुरंत ही उसे आवाज़ लगाना शुरू किया पर उसका कोई भी अता पता नहीं चल रहा था। फिर जब मैं उसे आवाज़ देते हुए घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकला तो एक गड्ढा दिखा, और जब मैंने उस गड्ढे में देखा तो उसमें वैभव की लाश पड़ी हुई थी। उसका सर 2 हिस्सों में कटा हुआ था। ये सब देखते ही मुझे इतना गहरा सदमा लगा कि मैं वहीं पर बेहोश हो गया। और फिर जब मुझे होश आया तो मैं भी उसी गड्ढे में औंधे मुंह पड़ा हुआ था, पर वैभव की लाश अब वहाँ पर थी नहीं। यहाँ तक कि वहाँ अब वो मकान भी नहीं था। मैं वहाँ से उठा और जब वापस हाईवे पर आया तो 2-4 लोग और कुछ पुलिस वाले किसी को घेरे खड़े थे। फिर जब मैं उनके पास गया तो सड़क के बीचों बीच मेरी बाइक पड़ी थी और ठीक उसके बगल में वैभव की लाश। मुझे नहीं मालूम कि उस रात हमसे क्या गलती हुई और हमारे साथ वो सब क्यों हुआ, पर यहाँ तक कि जब मैं दोबारा थाने पहुँचा तो वहाँ मुझे वो कांस्टेबल नहीं मिला जो रात को मिला था, जिस वजह से किसी ने भी मेरी बात पर यकीन ही नहीं किया। और जब मेरा मेडिकल किया गया तो मेरे खून में अल्कोहल की मात्रा पाई गई, जिस वजह से सब मेरी कहानी झूठ मान ली गई। पर दोस्तों हैरानी वाली बात यह है कि मैं तो दारू पीता ही नहीं हूँ। तो दोस्तों आपका क्या कहना है आज की इस घटना के बारे में? क्या ये सब सुशील के दिमाग का फितूर था या फिर जो कुछ भी उसने उस रात देखा और महसूस किया वो सब सच में सच था? तो अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए लेकर चलता हूँ मैं आपको एक और बहुत ही डरावनी कहानी की ओर।
दोस्तों, कोई आपका भी दुश्मन है क्या, या फिर आपकी भी किसी से कोई दुश्मनी हुई है? अगर हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि आप अभी से सतर्क और सावधान हो जाइए, क्योंकि आप नहीं जानते कि जिस इंसान से आपकी दुश्मनी है या फिर वो आपको दुश्मन मानता है तो वो कितना खतरनाक हो सकता है। भले वो आपसे उस वक्त कुछ ना बोले, लेकिन वो शख्स आपको भुलाकर कभी भी अपने घिनौने काम को इतना बुरा अंजाम दे सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। वो आप पर सामने से वार भी कर देगा और आप समझ तक नहीं पाएंगे कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। ठीक ऐसा ही किस्सा मेरे साथ भी घटा। दोस्तों, मैंने सोचा तक नहीं था कि इंसान सच में ऐसा भी कर सकता है, जबकि मेरी तो उस इंसान से दुश्मनी तो छोड़ो, बल्कि मैंने उसे कभी देखा तक नहीं था। हाँ, पर मेरी माँ ने मुझे ज़रूर बताया था कि वो इंसान हमारे दूर का कोई जान पहचान वाला है। लेकिन जब वो मुझसे मिला और फिर जो उसने अपनी काली विद्याओं से मेरे साथ जो किया, वो सुनकर तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्या है असल हकीकत मेरी ज़िंदगी की, आइए जानते हैं इसे पूरी गहराई से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नकुल है और मैं उड़ीसा के एक छोटे से गांव का निवासी हूँ। वैसे तो मैं फ़िलहाल अभी मुंबई शहर में रहता हूँ अपनी फैमिली के साथ, पर जब ये दर्दनाक हादसा मेरे साथ हुआ तो उस वक्त पिताजी के देहांत के बाद मैं अपनी माँ को लेकर मुंबई आ गया था, जहाँ रहकर मैं अपनी दुख भरी ज़िंदगी से उभर कर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत में लग गया। सब कुछ ठीक ठाक था। गांव छोड़े हुए मुझे लगभग 6 साल बीत गए थे, मगर मैंने सोचा नहीं था कि इन 2.5 सालों में मेरे ऊपर एक ऐसी मुसीबत कहर बनकर टूटेगी कि मैं संभल भी नहीं पाऊंगा। दरअसल हुआ था ये कि जब मैं ऑफिस में अपने काम को लेकर थोड़ा परेशान था कि इसी बीच कंपनी के टेलीफोन पर एक अनजान शख्स का कॉल आया, और जब मेरी बात उस शख्स से हुई तो पता चला कि वो कोई नेत्रपाल नाम का आदमी है, जो मेरे पिताजी का पुराना जान पहचान का साथी है। साथ ही उस आदमी ने बताया कि वो किसी काम के सिलसिले में मुंबई आ रहा है, तो वो कुछ दिन मेरे घर पर रुकना चाहता है। और जब मैंने उससे ये पूछा कि तुम्हें मेरी कंपनी का नंबर कैसे मिला, तो उसने बोला कि बहुत मशक्कत करने के बाद गांव वालों से ये नंबर मिला है। खैर, मैंने ज़्यादा पूछताछ ना करते हुए ये कहकर फ़ोन कट कर दिया कि ठीक है, आप आ जाइए, रुकने का इंतज़ाम हो जाएगा। फ़ोन कट होने के बाद जब मेरे जहन में ये सब सवाल चल रहे थे कि पहले कभी तो मैंने अपने पिताजी के ऐसे किसी दोस्त या फिर जान पहचान वाले को ना तो कभी देखा था और ना ही कभी सुना था, तो फिर ये कौन है जो अपने आप को मेरे पिताजी का साथी बता रहा है, और जबकि पिताजी को एक्सपायर हुए लगभग 6 साल हो गए हैं, तो फिर भला अब वो यहाँ पर क्या करने आ रहा है। काम की टेंशन और उस आदमी की बातों की रौनागवानी में पूरा मेरा दिन बीत गया। और फिर जब छुट्टी हुई तो मैं अपने घर आने की माँ के पास पहुँचा। पहले तो मैं घर जाते ही वो बात भूल गया जो कि पूरे दिन भर मेरे दिमाग में चल रही थी। फिर अचानक ही मेरा ध्यान उस फ़ोन वाली बात पर गया और मैंने माँ से झट से पूछा, अरे मम्मी, वो किसी नेत्रपाल नाम के आदमी का फ़ोन आया था, कह रहा था कि पापा का बहुत पुराना दोस्त है और यहाँ पर रुकना चाहता है कुछ दिन के लिए। मेरी बात सुनते पहले तो मम्मी चुप हो गई और फिर एक गहरी सोच में पड़ गई। अभी मम्मी कुछ सोच ही रही थी कि तभी मैंने कहा, क्या हुआ मम्मी? इससे आगे मैं कुछ बोलता कि तभी मम्मी ने बताया कि हाँ, वो तेरे पापा के एक दोस्त तो थे, शायद वही होंगे, चल कोई नहीं, आने दो उन्हें, जब आएंगे तो पता चल जाएगा। इतना बोलकर मैं मम्मी के साथ खाना पीना करने लगे और फिर हम सो गए। फिर तकरीबन 2 दिन बाद जब मैं रात के यहीं कोई 11:45 का वक्त था तो मैं सो रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक से मेरी आँख खुल गई, और जब मैंने दरवाज़ा खोल कर देखा तो मैंने पाया कि दरवाजे पर हाथ में झोला लिए एक 52 साल का आदमी खड़ा है, जिसकी लंबी लंबी मूछें और दाढ़ी थी, गले में गमछा डला हुआ था और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उस आदमी को देखते मैंने कहा, जी कहिए, क्या बात है? मेरे इतना पूछते उस आदमी ने कहा, मैं नेत्रपाल हूँ, वो उस दिन तुमसे मेरी बात हुई थी ना, मैंने आपसे कहा था कि मुझे कुछ दिन के लिए जगह चाहिए आपके घर में रहने के लिए। दोस्तों, अभी उस आदमी ने अपना थोड़ा सा परिचय दिया था कि तभी मैंने कहा, अरे हाँ आइए, मैं तो भूल गया था, बताइए सब ठीक तो है? इतना बोलकर मैं उस आदमी को अंदर ले आया और पानी पीने को दिया। अभी मैं सोच ही रहा था कि मम्मी को जगा दूं, लेकिन रात कुछ ज़्यादा ही हो गई थी, जिस वजह से मैंने मम्मी को जगाना ठीक नहीं समझा और मैंने खुद ही चाय पानी पिलाकर उस आदमी को अपने कमरे में सुला लिया। हमें बातचीत करते हुए लगभग रात के 12:30 बज गए थे और फिर उसके बाद वो आदमी मेरे बिस्तर यानी कि खाट पर सो गया और मैं नीचे ज़मीन पर। अभी कुछ देर ही हुई थी
मेरी आंख लगे कि तभी एक अजीब सी आवाज़ के चलते मेरी आंख खुल गई। और जब आंख खुली तो मैंने पाया कि वो जो आदमी था अब अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था, जो अपनी आंखें बंद किए मंद आवाज़ में कुछ बड़बड़ा रहा था। पर क्या, ये तो मुझे साफ साफ समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, इतना ज़रूर मालूम पड़ रहा था कि वो कोई मंत्र जैसा कुछ बुदबुदा रहा है। मैं हैरान था कि इस आदमी को इतनी रात को ये क्रिया करने की बजाय सो जाना चाहिए, क्योंकि यह आदमी दिन भर का सफ़र तय करके आया था। खैर, मैं करता भी तो क्या, मैं उसी वक्त अपनी चादर ओढ़े बिस्तर पर सो गया। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि अभी जो आदमी कर रहा है मैं उसकी वजह से बहुत ही बड़ी परेशानी में फंस जाऊंगा। क्योंकि कुछ देर के बाद मुझे अजीब सी आवाज़ें अपने कमरे में सुनाई देने लगी थी, जिसके चलते मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया और उठकर बैठ गया। पर मैं सबसे ज़्यादा हैरान तो तब हुआ जब मैंने उस आदमी को सोते हुए देखा था, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही वो आदमी अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था। पर डर वाली बात तो ये थी कि यह अजीब सी आवाज़ें अभी भी आ ही रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि वो आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। मैं उस आदमी को जगा लेता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और उस पूरी रात में उन आवाज़ों के डर के साए में ही जगा रहा। दोस्तों, फिर जब सुबह हुई तब जाकर उन आवाज़ों का आना बंद हुआ और वो आदमी 2 से 3 दिन मेरे घर पर ही रुका। और ठीक रात को वो अपने बिस्तर पर बैठ जाता और धीरे से कुछ बुदबुदाता रहता और फिर सो जाता। फिर उसके बाद मुझे वही आवाज़ें सुनाई देने लगती जो पहले सुनाई दी थी। पता नहीं क्या बीमारी थी उस आदमी को जो वो रात में ऐसी हरकतें करने लगा था। घर जब वो चला गया तो मैंने सारी बात मम्मी को बताई, जिसे सुनकर मम्मी भी हैरान हो गई। लेकिन अब उस आदमी के जाने के बाद हमारे घर में एक नई मुसीबत सामने खड़ी हो गई, क्योंकि जब भी हम माँ बेटे रात को सोते तो रात भर हमें अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती। हमें ऐसा लगता जैसे कोई एक दूसरे को मार काट रहा हो, कोई बहुत दर्द में हो, तो कभी ऐसा लगता जैसे घर में कोई घूम रहा हो। चारों तरफ हमारे घर में नेगेटिविटी फैल गई। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे घर में क्या हो गया है, क्योंकि अब हम दोनों माँ बेटे उन दहशत भरी आवाज़ों के चलते मानसिक बीमारी का शिकार होने लगे थे। ना ही तो मेरा किसी काम में मन लगता और ना ही तो किसी से बात करने का मन करता। तभी एक रात जब मैं और मम्मी हम दोनों खाना खा रहे थे कि तभी उसी वक्त घर का पंखा अचानक ही नीचे गिर पड़ा, जिस वजह से हम बहुत ही ज़्यादा घबरा गए और चोट लगने से बार बार बचे। खैर, ऐसा सब होता देख हम दोनों माँ बेटे अब बहुत ही दहशत में आ गए थे और अब हमारी समझ में आ गया था कि ज़रूर हमारे घर में कुछ तो गड़बड़ है। फिर अगली सुबह जब मैं ऑफिस जा रहा था कि तभी मेरी नज़र रास्ते में एक शमशान घाट पर पड़ी, जहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। तभी मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना एक बार इस मंदिर पर जाकर देख लिया जाए, शायद कोई मिल जाए जिससे कि मैं ये सब पूछ लूँ कि आखिर हमारे घर में क्या हुआ है। तभी मैं उस शमशान घाट में पहुंचा। एक बाबा दिखाई दिए जो अपनी पूजा पाठ कर रहे थे। तभी मैंने कुछ देर इंतज़ार किया और जब उन बाबा की पूजा खत्म हो गई तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। और जब मैंने उन्हें पूरी बात बताई तो उन्होंने जो बताया वो बेहद ही डरावना था, जिसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दरअसल उन्होंने बताया कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि हमारा दुश्मन था, जो हमें मारने के लिए इतनी दूर से हमारे घर तक आया था। उस आदमी ने हमें मारने के लिए हमारे घर को कील दिया है, जिस वजह से हमारे साथ ये सब हो रहा है। तभी उन बाबा ने मुझे और मेरी माँ को शनिवार की रात शमशान घाट में आने को कहा। तो उन बाबा ने हम दोनों के ऊपर उतारा किया और जब उन्होंने उतारा किया तो हम दोनों माँ बेटी की देह एकदम हल्की हो गई। और फिर उस दिन के बाद से कभी भी हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, मुझे आज भी ख्याल आता है कि अगर वो बाबा मुझे नहीं मिलते और अगर वो बाबा शमशान घाट में हमारे ऊपर से उतारा नहीं करते तो शायद मैं और मेरी माँ आज जिंदा नहीं होते, क्योंकि हमें तो अंदाज़ा तक नहीं था कि भला एक अनजान आदमी हमारे साथ ऐसा भी कर सकता है। खैर दोस्तों, आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में किसी पर भी भरोसा ना करें और भरोसा करें भी तो पहले उसे सही से जांच पड़ताल कर लें, ताकि आपके साथ भी कहीं ऐसा ना हो जो कि मेरे साथ हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें।